MEMA 304 CNC Machines and Automation Unit 1 और Topic 1.4 Advantages of NC CNC machines over conventional machines, यानी कि परंपरागत मशीनों की तुलना में एनसी और सीएनसी मशीन्स के क्या लाभ हैं। पिछले 4 लेक्चर से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और आज बचे हुए जो लाभ हैं इस लेक्चर में हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी तक आपने कई सारे लाभ या फ़ायदे एनसी सीएनसी मशीन के आप देख चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम डिस्कस करते हैं लेस स्क्रैप। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है स्क्रैप, जो वर्ड आया है, इस स्क्रैप वर्ड का मतलब क्या है। जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं शॉप फ्लोर पे, कोई किसी भी तरह की मशीन है, चाहे वो कन्वेंशनल मशीन है या सीएनसी मशीन है, एनसी मशीन है, तो अगर आप अपना जॉब उस पर बना रहे हैं, जॉब बनाने के बाद जब आप उसके डायमेंशंस को या उसकी आकृति को देखते हैं, चेक करते हैं, पैरामीटर्स को चेक करते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि डिज़ाइन ड्राइंग के हिसाब से जो डायमेंशंस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस पॉइंट पे होना था, जो डायमेंशंस उसके फिनिश्ड होने के बाद होने थे, उनमें कहीं फ़र्क आ गया या वो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स जो मानक थे ड्राइंग के और उसके अनुसार वो नहीं बना, तो ये पीस जॉब जो होगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब ये अब काम का जॉब नहीं है। तो अब जब रिजेक्ट हो जाएगा तो हम इसको स्क्रैप यानी भंगार में डाल देंगे और वो कबाड़ के अंदर बिकेगा। उसका अब कोई वैल्यू नहीं है या आपका बायर या जहाँ से आपकी डिमांड आई थी वो उसका पेमेंट आपको नहीं करेगा। तो देखिए, आपने जिस जॉब को बनाया, कंप्लीट किया और अब वो किसी भी वजह से आपके डायमेंशन से मीट आउट नहीं हुआ, डायमेंशंस उसकी वो नहीं आई या जिस पॉइंट पे जो ऑपरेशन होना था वो वहाँ नहीं हुआ। ड्रिलिंग मान लीजिए कॉर्नर से 25 mm की दूर पे करनी थी, आपकी वो ड्रिलिंग जो है वो 25.5 या 26 mm की दूरी पे हो गई, तो वो पार्ट अब आपके लिए रिजेक्ट है। जो आपका कस्टमर था उसके लिए वो पार्ट काम का नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया, आपको पैसा भी नहीं मिला। लेकिन आपने इस रिजेक्शन के ऊपर भी जो पार्ट आपका रिजेक्ट हुआ है उस पर भी आपने अपना पूरा कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स सब लगा दिए और इसका आपको कोई मूल्य वापस नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़े लॉस का कारण होता है। आपने इस पे क्या क्या एफर्ट्स लगा दिए। देखिए, उस पार्ट को बनाने से पहले ड्राइंग डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, प्लानिंग ने उसकी पूरी डिज़ाइन बनाया, ड्राइंग बनाई, शेड्यूलिंग की, प्रोसेस के पैरामीटर्स डिसाइड किए, तो वहाँ का जो स्टाफ इसमें लगा उस स्टाफ की सैलरी। फिर आपने रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल को आपने मशीन पे लगाया। मैं यहाँ पे दोनों तरह के मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ स्क्रैप के बारे में समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ स्क्रैप। तो जो आपने रॉ मटेरियल था उसको मशीन पे लगाया, मशीन पे लगाने के बाद उस पे आपने कार्य किया। जितनी देर कार्य किया, मशीन की बिजली कंज्यूम हुई, ऑपरेटर का उस पीरियड में लगने वाला जो तनख्वाह का पार्ट था उसका उतना पार्ट उसने वो दिया। कूलेंट अगर काम में आ रहा था तो आपका कूलेंट वेस्ट हुआ।
जो टूल आपने काम किया उस टूल की अगर लाइफ 12 पार्ट बनाने की थी या 16 पार्ट बनाने की थी या 17 मिनट की टूल लाइफ थी या 1 घंटे की टूल लाइफ थी, उसमें से उतना टाइम उसका वेस्ट हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट अब काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब भी स्क्रैप होता है तो इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होता है, टाइम से, पैसे से, एफर्ट से। तो अगर आपकी स्क्रैप रेट ज़्यादा है, आपकी इंडस्ट्री की स्क्रैप रेट ज़्यादा है, मतलब आपके यहाँ रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी इंडस्ट्री के ऊपर जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है हर तरीके से। आपका रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है, आपका टूल वेस्ट हो रहा है, आपका कूलेंट वेस्ट हो रहा है, आपके ऑपरेटर का टाइम वेस्ट हो रहा है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जो लोग लगे हुए थे उनकी तनख्वाह उस पीरियड के लिए वो वेस्ट हो गई। तो हर इंडस्ट्री ये चाहती है, हर वर्कशॉप ये चाहता है कि उसके यहाँ रिजेक्शन कम से कम हो, जिससे कि स्क्रैप कम से कम जाए। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो ये नुकसान हुआ जो हुआ, दूसरी चीज़ मान लीजिए आपको 25 पीस बनाने थे, 25 पीस आपने एस्टिमेशन करके आप ये चल रहे थे कि 25 पीस आपके 3 घंटे में बन जाएंगे। अब जब आपने एक पार्ट को रिजेक्ट ही कर दिया तो उसमें जो लगने वाला समय था वो तो वेस्ट हो गया। तब आपका डिलीवरी टाइम या प्रोडक्ट का कंप्लीशन टाइम, पूरे बैच को जो कंप्लीट करने का टाइम था, अब वो 3 घंटे से बढ़ जाएगा। जबकि आपने अपने कस्टमर को ये वायदा कर रखा है, आपने कमिटमेंट कर रखा है कि 3 घंटे के बाद हम आपको ये 20 पीस 25 पीस हम दे देंगे। तो आपका वहाँ कमिटमेंट टूटता है। जैसे ही आपका कमिटमेंट टूटता है तो मार्केट में आपकी रिलायबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, वो भी ख़त्म होती है। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी वर्कशॉप का एक प्राइम मोटो होता है कि आपका रिजेक्शन कम से कम हो और स्क्रैप कम से कम बने, क्योंकि जितना स्क्रैप बनेगा उतना आप लॉस झेलेंगे, बियर करेंगे। अब चूँकि अगर अपन बात करें कन्वेंशनल मशीन की, तो कन्वेंशनल मशीन में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सारा का सारा प्रोसेस परंपरागत मशीन में ऑपरेटर एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। यानी उसमें जो ऑपरेटर है उसी को ही सारे कार्य मैन्युअली खुद करने होते हैं। तो वहाँ पे कई कारणों से गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और पार्ट रिजेक्शन का वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होता है। ऑपरेटर थक गया, उसका ध्यान भटक गया, उसको दूसरी चीज़ का एकदम संभालना पड़ा, अटेंशन कम हो गई। तो ये कारण रहते हैं अमूमन कि जिसकी वजह से रिजेक्शन इसमें ज़्यादा आता है। इसके विपरीत जब हम एनसी और सीएनसी मशीन की बात करते हैं तो इन मशीन्स में ऑपरेटर के द्वारा होने वाली गलतियां की संभावना बहुत कम हो जाती है या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का एक्चुअल प्रोसेस में तो कोई लेना देना है ही नहीं। आपने तो जो पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दी है उसके हिसाब से पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी संभावना, गलती होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि पूरा प्रोसेस पहले से की गई पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार ही होता है। इसलिए रिजेक्शन की दर नहीं होती है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। और अगर रिजेक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उसकी वजह से स्क्रैप भी बहुत कम बन रहा है। तो आपने काफ़ी हद तक अपना जो स्क्रैप है या जो रिजेक्शन है सीएनसी मशीन का यूज़ करने से कम कर लिया। क्यों कम कर लिया? क्योंकि यहाँ मैनुअल तो कुछ काम है ही नहीं। जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार हो रहा है, जो पहले से चेक्ड है, मैनुअली चेक कर रखा है उसको, एक एक लाइन ड्राई रन में उसको चलाया जा चुका है। तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी सीएनसी मशीन्स के अंदर भी रिजेक्शन होता है और स्क्रैप होता है। उसके क्या कारण हैं होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप टूल पे काम कर रहे हैं, टूल आप ड्रिल कर रहे हैं, होल ड्रिल कर रहे हैं सीएनसी मशीन पे, अचानक ड्रिल बिट टूट गई। जैसे ही ड्रिल बिट टूटी और आप जब तक मशीन रुकेगी तब तक जो टूटी हुई ड्रिल बिट थी उसकी एजेस ने आपके जॉब को ख़राब कर दिया होगा रुकते रुकते। इसी तरह अगर आप मिलिंग कर रहे हैं,
मिलिंग कटर से आप मिलिंग कर रहे हैं, फेस मिलिंग कर रहे हैं, साइड मिलिंग कर रहे हैं, और मिलिंग कटर ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से जो इम्प्रेशन आए या जो डायमेंशन बिगड़ी वो अब रिजेक्शन में जाएगा। तो यहाँ भी रिजेक्शन होता है, स्क्रैप बनता है एनसी सीएनसी मशीन में, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टूल ब्रेकेज की समस्या, वो नगण्य होती है, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर चांस होते हैं कि जब टूल ब्रेक होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो भी हम स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं वो सारी ऑप्टिमम वैल्यूज़ की ले रहे हैं, यानी यथासंभव सर्वोत्तम अनुकूलता की फीड, डेप्थ ऑफ कट, स्पिंडल आरपीएम, स्पीड, ये सब हम ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टूल के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती, टूल बिल्कुल सेफ स्ट्रेसेस के जोन में कार्य करता है और अपना वर्क पूरा करता है। तो जब अननेसेसरी एक्सेस स्ट्रेसेस टूल्स पे डेवलप नहीं होंगी तो टूल का ब्रेक होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो इस वजह से आप देखिए कि हम जब ऑप्टिमल कटिंग कंडीशंस या मशीनिंग कंडीशंस को लेकर कार्य करते हैं, किस पे, एनसी और सीएनसी पे, तो यहाँ पे आपको जो टूल ब्रेकेज की समस्या है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ये वो हो सकता है इशू कि भाई टूल ब्रेक हो गया और आपका सीएनसी का जॉब ख़राब हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो समस्या बहुत कम होती है। मैंने कहा आपको नगण्य है, वेरी रेयर। तो इस वजह से एनसी सीएनसी मशीन का प्रयोग करने से आपका रिजेक्शन कम होगा तो आपका स्क्रैप भी कम बनेगा। और कंपेयर टू जब हम इसकी तुलना करें परंपरागत मशीन से, परंपरागत मशीन में तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, सारी एक्टिविटी ऑपरेटर ओरिएंटेड है। अगर कुछ भी गलती हुई है ऑपरेटर से या कुछ भी हो गया है, फीड उसने ज़्यादा दे दी, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दिया, तो उसकी वजह से जो जॉब में डिफॉर्मिटी आई या टूल में डिफॉर्मिटी आई, वो अल्टीमेटली पार्ट जॉब जो है वो रिजेक्शन में जाएगा, टूल भी टूटेगा, जॉब भी रिजेक्ट होगा, तो आपको डबल तरीके से लॉस होगा। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होने के कारण, पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑपरेशन होने के कारण एनसी सीएनसी मशीन में रिजेक्शन की समस्या कम हो जाती है और स्क्रैप जो होता है वो आपका बहुत कम बनता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्यूरेट कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। एनसी सीएनसी मशीन में किसी जॉब या पार्ट पर उस मशीनिंग प्रोसेस में, यानी जो मशीनिंग हो रही है उस पर, कि मशीनिंग प्रोसेस में लगने वाले संभावित समय को पहले ही मालूम किया जा सकता है। कैसे? आपने जो पार्ट प्रोग्रामिंग दी है उसमें आपने स्पिंडल आरपीएम मेंशन कर रखा है, आपने फीड बता रखी है, स्पीड बता रखी है, डेप्थ ऑफ कट बता रखा है, तो वहाँ पे आसानी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पास में कितना मटेरियल रिमूव हो जाएगा या कितना ये टूल जॉब के अंदर चला जाएगा। आपको जितने पास लेने हैं, जितनी डेप्थ पे टूल ले जाना है, आपको उतनी बार ये प्रोसेस करना है। वहाँ पे आपको ये भी मालूम होता है कि एक पास में इस स्पीड, इस फीड या इस स्पिंडल आरपीएम पे या इस डेप्थ ऑफ कट पे एक पास में इतना समय लगेगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं पार्ट प्रोग्रामिंग में, हम निकाल सकते हैं। तो आपको एक पास का मालूम पड़ जाएगा। अब आपको ये देख लीजिए कि आपको एक पास में मालूम है कितना मटेरियल रिमूव हुआ है और आपको कुल कितना करना है, तो आपको कितने पास की आवश्यकता होगी। एक पास में लगने वाला समय, सपोज़ आपको 4 पास में 4 टर्न के अंदर वो मटेरियल रिमूव हो पाएगा जो डायमेंशन दी हुई हैं, और एक पास में आपको 5 सेकंड का या 7 सेकंड का 10 सेकंड का समय लग रहा है। उस प्रोसेस में 20 सेकंड का समय लग रहा है, तो 20 सेकंड का समय लगा, 4 पास आपको लेने, तो आपका 80 सेकंड के अंदर वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से एनसी सीएनसी मशीन में किसी जॉब या पार्ट पर मशीनिंग प्रोसेस में लगने वाले संभावित समय को पहले ही मालूम किया जा सकता है। मतलब एक्चुअल प्रोसेस के शुरू होने से पहले ही पता होता है हमें कि ये जॉब कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि देखिए, विभिन्न जो डिफरेंट टाइप की मशीन्स लगी हुई हैं शॉप फ्लोर पे, उनकी लोडिंग किस तरीके से करनी है। आपके पास एक जॉब है, उस जॉब पे एक मिलिंग का ऑपरेशन है, फिर उसके बाद ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग होनी है, तो 3 मशीन्स इन्वॉल्व हो गई।
तो अब आपको हर प्रोसेस में लगने वाले समय का मालूम है, तो आप अपनी मशीन की लोडिंग या मशीन का अरेंजमेंट इस तरीके से कर लेते हैं कि मशीन का आइडल टाइम, मशीन खाली खड़ी रहे, वो मिनिमम कर लेते हैं। अगर इस पे कोई एक प्रोसेस चल रहा है, एक जॉब बैच इस पे ये कर रहा है, आपके पास पैरेलल में कोई दूसरे जॉब या बैच का ऑर्डर है और एक जॉब आपका मिलिंग पे चल रहा है उस बैच का, तो दूसरे बैच के अंदर अगर कोई ग्राइंडिंग का काम है तो आप दूसरे बैच का उस वक्त ग्राइंडिंग का काम वहाँ कर सकते हैं। तो जो मशीन आइडल होनी थी, यानी ग्राइंडिंग मशीन को खाली रहना था जब तक मिलिंग से जॉब नहीं आएगा, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे बैच का जॉब उस पर लगा दिया, तो आपकी जो मशीन की लोडिंग हो गई वो यूनिफॉर्म हो गई, यानी मशीन कोई खाली नहीं बची। तो इससे विभिन्न मशीन की लोडिंग की स्थिति ज्ञात हो जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जा सकती है। कॉस्टिंग से मतलब प्रोडक्ट में जितना टाइम लग रहा है तो लगने में उसका जो मशीनिंग कॉस्ट आ रही है वो आप आराम से निकाल सकते हो। जब आपको मालूम है कि इस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगेगा तो आप उसकी मशीनिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप ये बता सकते हो कि ये एक जॉब को बनने में 10 मिनट लग रहे हैं और आपका बैच साइज़ 25 का है, तो आपको कितना उस बैच को बनाने में कितना लगा, 250 मिनट्स। एक जॉब को बनाने में 10 मिनट लग रहे हैं, 25 जॉब आपको वैसे बनाने हैं उस बैच के, तो आपको कुल समय कितना मिला, लगेगा 250 मिनट्स। तो इससे क्या हुआ कि आप अपना एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम भी निकाल सकते हैं कि मैं इस जॉब को कितनी देर में डिलीवर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि एक्यूरेट शेड्यूलिंग करना संभव होगा हमारे लिए, और इन सब के कारण निश्चित अवधि में बनने वाले जॉब्स पर परफेक्ट नियंत्रण किया जा सकता है और करते हैं। यानी जो भी जॉब बन रहे हैं उसके ऊपर, हमारा प्रोसेस के ऊपर परफेक्ट नियंत्रण रहता है, टाइम वाइज, ऑपरेशन वाइज, और प्रॉपर बैलेंस लोडिंग मशीन की और आउटपुट डिलीवरी के संभावित समय का पता लगा जा सकता है, हम पता लगा लेते हैं। इस कारण पूर्व में जॉब को बनाकर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती कि जब हमने स्टोर करके रख लिया, जब डिमांड आएगी तब इसको दे देंगे ना। यहाँ पे हम जनरली ये काम नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिलीवरी टाइम मालूम है कि जॉब को बनने में कितना टाइम लगेगा, तो इससे हम जो डिलीवरी शेड्यूल आया है उसको आसानी से पूरा कर लेते हैं। और जैसे डिलीवरी शेड्यूल जो हम देते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी शेड्यूल जो हम देते हैं कस्टमर को, अपने को, जहाँ जिसको प्रोडक्ट बना के देना है, हम उसमें चीज़ें पहले ही शामिल करके चलते हैं कि इतना समय इसमें CNC मिलिंग पे लगेगा, इतना CNC ग्राइंडिंग पे लगेगा, CNC ड्रिलिंग पे इतना समय लगेगा, और स्पेयर में इतना टाइम, इतने मिनट रख लेते हैं और वो आप दे देते हैं, और उसी डिलीवरी टाइम को आप लगभग फॉलो करके अपना समय पर जॉब दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से जॉब को बना के स्टोर करने की, रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आपकी इन्वेंट्री भी बचेगी और जॉब को स्टोर करके रखने की जो जगह है वो भी आप बचा लेते हैं। तो ये कुछ काफ़ी अपन ने डिस्कस किए हैं। ये सारे एडवांटेजेस थे NC CNC मशीन के इन कंपैरिजन टू परंपरागत या कन्वेंशनल मशीन।